बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि 2022 सीरीज का आपका जो सेशन है उसके लिए आपके मिड टर्म के जो एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित अभी तक का आपका जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि विषय है हमारा हिंदी इलेक्टिव, हिंदी ऐच्छिक। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ, ये अभी तक का लेटेस्ट पेपर पैटर्न है। अगर आगे चल के आपके एग्जाम से संबंधित इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए इसे समझते हैं। टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है वो दो भागों में बटा होगा, एक भाग रहेगा खंड आ और एक भाग रहेगा खंड बा। खंड आ में हमारे टोटल 6 प्रश्न रहेंगे जो कि वास्तु पर है। अब इसमें वास्तु पर का मतलब क्या हो गया, बहुविकल्पीय एमसीक्यू बेस्ड। अब इसमें देखो, एक अपठित गद्यांश, एक अपठित काव्यांश, दोनों में ऑप्शन मिलेंगे आपको, दो दो क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा। फिर कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन यानी कि अव्यक्ति माध्यम से संबंधित, और आपकी जो अंतराल किताब है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड वो पूछे जाएंगे। उसके बाद खंड बा में हमारे वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे यानी कि चैप्टर्स, कविताएं, लेटर्स और जो अव्यक्ति माध्यम से संबंधित लिखने वाले प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे सेक्शन ए को हम देखेंगे। सेक्शन ए यानी कि खंड आ है वास्तुपरिक प्रश्न। तो इसमें देखो कुछ सब पार्ट इसके बना दिए गए, जैसे कि पहला पार्ट यहाँ पे बना दिया है अपठित गद्यांश का, जो कि हमारा 10 मार्क्स का है। तो इस अपठित गद्यांश में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसे हम बाद में करेंगे क्योंकि ये जो है वो हर एक पेपर में बदल जाते हैं। अब इसी में दूसरा आ जाता है अपठित काव्यांश का, ये दूसरा पार्ट हो गया। अपठित काव्यांश 8 मार्क्स का रहेगा ये। इसमें भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये रही। हर एक पेपर में आपको एक एक चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, हिंदी के। अभी सेक्शन ए का हमारा जो दूसरा पार्ट आ जाता है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसे हम समझें। तो इसमें बेसिकली देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 मार्क्स का, इसी में एमसीक्यू बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि उल्टा पिरामिड जो शैली है वो हम किसे कहते हैं। बेसिकली उल्टा पिरामिड शैली को 3 वर्डों में कैसे हम कहेंगे। तो उल्टा पिरामिड शैली का यहाँ पे सही ऑप्शन बैठेगा हमारा, पहले इंट्रो होता है, उसके बाद इसमें बॉडी आती है, देन समापन। यानी कि पहले इंट्रो, पहले नंबर पे इंट्रो, सेकंड पे बॉडी एंड थर्ड पे समापन। ये होती है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। सेकंड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता पत्रकारिता जो है उसका कौन सा दौर अभी के टाइम पे वर्तमान में चल रहा है भारत में। तो राइट आंसर है इसका दूसरा दौर चल रहा है। ठीक है, मैं आपको सीधा जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता दूंगा ताकि टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। ठीक है, और सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थर्ड है हमारा, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है। तो पत्रकारिता के विकास में सबसे अहम और जो मूल भाव होता है वो होता है जिज्ञासा। कौन सा भाव होता है बच्चों, जिज्ञासा। अभी साथ साथ में चाहो तो लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो मेरे आंसर देने से पहले, जो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ आ जाता है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है और कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो पत्र है वो तो है बंगाल गजट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राज्य है वो उसमें कंफ्यूजन होगी। बंगाल गजट क्या ये पश्चिम बंगाल से है या फिर कोलकाता से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, बंगाल गजट कोलकाता से। भारत का पहला समाचार कहाँ से आया था, बंगाल गजट। ठीक है, मतलब बंगाल गजट है, और कहाँ से प्रकाशित होता है तो कोलकाता। देन उसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो ये ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें किसी भी विभाग के कामकाज की, ठीक है, उनके घोटाले की, गड़बड़ी की, उनके भ्रष्टाचार की जो सारी की सारी डिटेल्स होती है उसका पर्दाफाश किया जाता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट हो जाएगा कि किसी विभाग के काम काज पर नजर रखना और घोटाले या गड़बड़ी का पर्दाफाश करने की जो पत्रकारिता है वो वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से समझ में आ गए होंगे इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा दौर चल रहा है तो सेकंड दौर है। कौन सा मूलभाव सक्रिय होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड है। पहला समाचार पत्र कौन सा कहां से प्रकाशित हुआ तो बंगाल गजट कोलकाता से। और वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है तो इसका राइट आंसर ये हो जाए। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू बेस्ड पाठ्य पुस्तक से संबंधित।
अभी आगे वर्णात्मक प्रश्न भी आएंगे जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, वो क्वेश्चन भी आगे आएंगे, खंड बा में आएंगे वो, ठीक है। अब हाँ, ये कविता से संबंधित है बेसिकली, और चलिए इस कविता को हम पहले पढ़ते हैं। अधूरे मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुधुन से पंख पसारे शीतल मलय शमीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ निज नीड़ निज प्यारा। बरसती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराते अनंत की पाकार जहां के। तो ये बेसिकली जो जयशंकर जी प्रसाद हैं उनके काव्य से लिया गया। अब इसी से संबंधित एक एक मार्क्स के 5 आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश किस नाटक से लिया गया। तो जयशंकर जी के प्रसाद इनका जो नाटक है चंद्रगुप्त, इससे लिया गया है, ठीक है। सेकंड है प्रस्तुत पंक्तियों में मतलब पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं। मैंने आपको बता ही दिया अभी, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। उसके बाद लघु सुधीन में पंख पसारे में कौन सा अलंकार है। तो बेसिकली यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो राइट आंसर होगा इसका उपमा अलंकार, ठीक है। उसके बाद कविता में भारत के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया है। तो भारत की भूमि हरी भरी भूमि है, राइट है ये। भारतीयों को स्वभाव करुणामयी है, ये भी राइट है। देश विदेश के लोग भारत के प्रति आकर्षित होते हैं, ये भी राइट है। तो भारत में राजाओं के बीच युद्ध होते हैं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो घा का हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित हो। बरसाती आंखों से बेसिकली ये जो अर्थ यहाँ पे व्यंजित हो रहा है वो भारत के एक करुणामय स्वरूप को यहाँ पे दर्शा रहा है, यानी कि भारतीय संवेदनशीलता एवं उसकी करुणामयी जो भावना है उसको यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो गद्यांश से संबंधित भी काव्यांश से संबंधित ये हमारे क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त। सेकंड है जयशंकर प्रसाद। देन इसका है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है हमारा ऑप्शन फोर्थ। देन फिफ्थ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये समझ में आ गया। अब जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे 5 क्वेश्चन। चलिए इसे पहले पढ़ते हैं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उनकी युक्तियों को हिंदी कवियों की युक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके चित्त आकर्षक ढंग से पढ़ाया करते। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते। आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्हें भारतेंदु जी के नाटक काफी प्रिय थे। उन्हें भी कभी कभी सुनाया करते। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी जो आयु थी वो लगभग 8 वर्ष की। उसके पहले से ही भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व भावना मेरे मन में जाग उठी थी, क्योंकि उनके पिताजी भी भारतेंदु के नाटक वगैरह में सुनाया करते थे। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती। तो ये बेसिकली जो है आपका चैप्टर है प्रेम धन की छाया स्मृति, इससे लिया गया। तो पहला क्या है क्वेश्चन, गद्यांश किस पाठ से अवतरित है, प्रेम धन की छाया स्मृति से, ठीक है। मैंने आपको काव्यांश और गद्यांश दोनों पढ़ के भी समझाया। तो वीडियो कम से कम आपकी 1 घंटे की बनेगी, अच्छे से देखना, सब कुछ अच्छे से समझ। उसके बाद खंड ख मतलब क्वेश्चन ख हमारा, यह पाठ किस विधा में रचा हुआ है। बेसिकली ये संस्मरण पाठ है। कैसा, संस्मरण पाठ। प्रस्तुत पंक्तियों में मैं शब्द किसके लिए हुआ है। बेसिकली ये जो मैं शब्द है वो रामचंद्र शुक्ल के लिए हुआ है, ठीक है, यानी कि लेखक के लिए हुआ है। उसके बाद किसके प्रति लेखक के मन में मधुर भावना का संचार, ठीक है, यानी कि लेखक के मन में किस व्यक्ति के प्रति मधुर भावना का संचार। तो सिंपल सी बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। और उसके बाद चित्त आकर्षक, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आकर्षक है मन को आकर्षित करने वाला। चित्त आकर्षित, आपके चित्त यानी कि आपके मन को आकर्षण करने वाला, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था गद्यांश से संबंधित, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन समझाए गए हैं, आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे अगला सब पॉइंट क्या है, इनके सब पार्ट है पूरक पाठ्य पुस्तक। पूरक मतलब कि अंतराल।
ठीक है, उससे संबंधित है। तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सूरदास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो सूरदास में हार ना मानने की प्रवृत्ति थी, राइट है। भैरव की ईर्ष्यालु स्वभाव से सूरदास सूरदास व्यथित था। सूरदास कर्मशील व परोपकारी था। अब इसमें से जो गलत है वो है सूरदास प्रतिशोध लेना चाहता, ये गलत है, ठीक है। तो हम कौन सा सही आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है, जगदर के मन में कौन सा भाव था? सिंपल सी बात है, जगदर जो है उसके मन में ईर्ष्या का भाव था, ठीक है। कौन सा भाव था जगदर के मन में? ईर्ष्या का। सुभागी सुभागी रात भर कहाँ छिपी रही थी? सुभागी जो थी वो आखिरकार रात में कहाँ छिपी थी? तो ये मंदिर के पिछवाड़े अमरूद का जो बाग था, या फिर आपने पढ़ा होगा, तो मंदिर के पिछवाड़े में जो अमरूद का बाग था मंदिर के पीछे, उसी बाग में छिपी हुई थी। बिस्कोहर किसका गांव है? तो सिंपल सी बात है, बिस्कोहर किसका गांव है? लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी का। राख का ढेर सूरदास के लिए वास्तव में किस चीज का ढेर था? राख यानी कि सिंपल सी बात है, जब उनकी झोपड़ी जल गई थी तो जो राख थी वो सूरदास के लिए किस चीज का ढेर बन के रह गई थी? तो उसका घर, उसके घर में रखे हुए पैसे, उसकी अभिलाषाएं, एक तरीके से ये उसकी अभिलाषाओं की राख थी, ठीक है। वो राख जो है सूरदास के लिए अभिलाषाओं की। लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ का जो पेट का रंग है वो कैसा लगा? लेखक जो है विश्वनाथ, उसे अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई जो पूड़ी होती है उस तरीके का लगता है। एंड देन लास्ट, कि लेखक विश्वनाथ जो है वो जब दिलशाद गार्डन में जाता है तो वहां पे डियर पार्क में क्या देखता है? तो वहां पे ये बत्तख देखता है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि कितने अंदर अंदर से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं यहाँ। सारी चीजें ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा राइट आंसर पहला है। सेकंड है, कौन सा भाव जगदर के मन में उभरा था? तो ईर्ष्या का। सुहागी रात भर कहाँ छिपी रही थी? तो मंदिर के पिछवाड़े अमरूद बाग में। स्कोर किसका गांव का है? तो लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी का। सूरदास राख का ढेर सूरदास के लिए वास्तव में किसका ढेर था? अभिलाषाओं का। लेखक विश्वनाथ जी को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता है? तो हल्दी मिलाई गई थोड़ी के रंग के जैसा। दिलशाद गार्डन में लेखक क्या देखता है? तो वो बतख। तो यहाँ पे खंड ए जो था, खंड आ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ये रह जाते हैं अपठित गद्यांश और काव्यांश। अब समझते हैं खंड नंबर बा। खंड नंबर बा में पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। बेसिकली अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित यहाँ पे हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन लिखें। बेसिकली रचनात्मक लेखन में आपको क्या करना है, जो आप उसके बारे में जानते हो शुरू से लेके एंड तक बता दो, बस लिख दिया आपने रचनात्मक लेखन। 5 मार्क्स का है। हमारे टॉपिक है शिक्षा का महत्व, ऊंट के मुंह को जूरा और दिखावे की संस्कृति। तो जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चे जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो मोस्टली किस पर लिखेंगे? शिक्षा के महत्व। तो कुछ इसी से संबंधित मैंने भी अपना एक बनाया हुआ है, उसी को हम समझते हैं। तो देखो, शिक्षा के महत्व के बारे में इस तरीके से आप लिख देंगे टॉपिक। शिक्षा का महत्व तो हर कोई जानता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है या शिक्षित नहीं है तो उसका समाज में आज के टाइम पे वर्तमान में कोई अस्तित्व तो नहीं है। आज के समय में शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण बन चुकी है जितना कि हमारे लिए आज खाना पीना। एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। अपने जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उससे अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से आसानी से निपट सकता है। यदि हम अभी अपने अपने टाइम की 21वीं शताब्दी की बात करें तो आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सही प्रकार से शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। अगर है भी वहाँ पे छोटी-मोटी शिक्षा की व्यवस्था है, तो लोगों को उसके प्रति जागरूक नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। उचित ज्ञान व शिक्षा का महत्व ना पता होने के कारण आज विश्व के कई लोग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, ये सभी शिक्षा से वंचित हैं, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात। बच्चों तक, अन्य लोगों तक शिक्षा ना पहुंचने का जो सबसे बड़ा और अहम कारण है वो है लोगों का जागरूक ना होना। ये शिक्षा के महत्व को समझाता है कि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, लोगों को शिक्षा के बारे में पता कैसे। उदाहरण के लिए अगर आज हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात पे विश्वास किया जाता है कि किसी घर में कोई लड़का यदि पैदा होता है
तो उसको बस एक ही चीज़ पे ध्यान दिलाया जाता है कि बड़े होके तुझे खेतों में काम करना है या फिर फैक्ट्री में जाके काम करना है और तुझे घर की जो आर्थिक स्थिति है, उसे सँभालना है। ये किस लिए होता है? क्योंकि उनके माता-पिता भी अनपढ़ होते हैं, उन्हें भी शिक्षा के बारे में पता नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे वो बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसे काम पे लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, आज भारत में भी बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे भारत में कुछ ही ऐसे इलाके होंगे, जहाँ पर आपको शिक्षा बहुत कम देखने को मिले, ठीक है? ऐसा नहीं है कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयत्न नहीं किए गए। सरकार के द्वारा बहुत सारे मिशन चलाए गए हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मिशन बुनियाद अभी के टाइम पे स्कूल में चल रहा है। देश की बेटियों के लिए सर्वोत्तम नारा दिया गया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कई तरीके से अभियान यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये सफल भी हो रहे हैं। अतः शिक्षा का जो आज महत्व है, वो एक व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार के लिए, उस व्यक्ति के समाज के लिए, उस व्यक्ति के देश के लिए, के विकास के लिए एक अहम पहलू बन चुका है, ठीक है? तो शिक्षा के महत्व में आप ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे इज़िली नोट डाउन कर लें। तो एक मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से, ठीक है? कोई डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लेटर्स हैं। लेटर्स 2 तरीके के आने वाले हैं आपके। एक तो पुलिस से संबंधित होगा, यानी कि नॉर्मल शिकायत करनी हो सकती है आपको। किसी सचिवालय यानी कि सरकारी बेसिकली सरकारी दफ्तर और संपादक, 2 से संबंधित आपके आएँगे। पहला है ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय सचिव को पत्र लिखे। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों ने हमारी 11वीं की वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें भी सेम यही क्वेश्चन भी पूछा गया और सेम ही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। यानी कि आपके लिए मैटर ये नहीं करता कि आप कौन-सी क्लास में, मैटर ये करता है कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है? इसी तरीके से सेम क्वेश्चन, पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ पर अपराध की पद्धति बढ़ गई है। उसकी रोकथाम के लिए अपने क्षेत्र में भारत सरकार की पुलिस विभाग को पत्र लिखना है। तो पहले ऑनलाइन शिक्षण के लिए जो शिक्षा मंत्रालय के सचिव हैं, उनको पत्र देखो, पहले लिखेंगे हम एड्रेस, ठीक है? नई दिल्ली, एक सेकंड, हाँ, देखो G50 मार्ग नई दिल्ली, उसके बाद दिनांक 23 अगस्त 2022 जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है। सेवा में माननीय सचिव महोदय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। विषय क्या है? विषय हमारा ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं से बचाने के लिए। अब यहाँ पे आप चीज़ कहोगे कि सर ये हमने यहाँ पे एड्रेस किसका डाला? तो ये एड्रेस आपका एड्रेस है, जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है? अब आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसके लिए आपको छूट मिली है, आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है? पहले छोटा-सा लिख देंगे, मकान नंबर, गली नंबर इस तरीके से, कोड लिख सकते हैं, आस-पास नियर कोई फेमस जगह है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर दिनांक लिखेंगे इस तरह से 23 अगस्त 2022। अगर आप 23 लिख के और उसके बाद 0 9 डाल दोगे या 10 डाल दोगे, तो वो हिंदी के पेपर में मान्य नहीं है, ठीक है? फिर सेवा में किसको लिख रहे हो? तो माननीय सचिव महोदय को लिख रहे हो। कहाँ पे? शिक्षा मंत्रालय के और भारत सरकार। तो यहाँ पे देखो आप 2 चीज़ लिख सकते हो, या तो मान्यवर लिख सकते हो या तो श्रीमान लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं अपने लेटर को। सबने निवेदन यह है कि मेरा नाम रमेश है। मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ। मैं आपका ध्यान इस समस्या यानी कि आपकी जो शिकायत है वो लिख देंगे। इस शिकायत को आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब से ये महामारी आई है और लॉकडाउन लगाया गया, यानी कि ये जो महामारी चल रही थी अभी से 1-2 साल पहले और अभी भी चली रही है, तो इससे संबंधित जो लॉकडाउन लगाएगा, इसके कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी सही था, क्योंकि जब स्कूल नहीं खुले होंगे, ट्यूशन्स नहीं खुले होंगे तो शिक्षा को ऑनलाइन किया गया। लेकिन इसके प्रभाव जो थे वो छोटे बच्चे जो हैं, उन पे बहुत गलत, इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। आपको भी पता है कि ज़्यादा फ़ोन चलाने से क्या-क्या परेशानी होती है। अभी देखिए समझिए, बच्चे ऑनलाइन क्लास के कारण घंटों मोबाइल, लैपटॉप इन सभी का उपयोग करते हैं, जिनकी वजह से उनकी आँखें और उनके स्वास्थ्य जो है, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों के अंदर जो उनकी समझने, सोचने की शक्ति है वो कम होने लगती है। कम उम्र में ही उन्हें चश्मे लग जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में तनाव, चिंता ऐसी समस्याएँ बढ़ने लगती हैं। माता-पिता ये देखते हैं कि उनका बच्चा जो है, वो आक्रामक हो रहा है, गुस्से वाला हो रहा है, वो कभी भी कुछ भी करने लगता है। ऑनलाइन शिक्षण की वजह से कई बच्चों को कई तरह की शारीरिक समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं, जैसे कि शारीरिक तनाव, आँखों में तनाव, आँखों की रोशनी का कम होना, कमर का दर्द क्योंकि घंटों तक बैठे रहते हैं,
सिर दर्द क्योंकि स्क्रीन सामने रहती है, चिड़चिड़ापन, मोटापा हो जाता है जब आप अ, घूमते-फिरते नहीं हो, तनाव बढ़ता है, नींद नहीं आती है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ बच्चों में फैल रही हैं। यदि बच्चों को इस ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक दिन तक दिया जाएगा, तो शायद कुछ टाइम के बाद उनकी सोचने, समझने, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो कम होती चली और ये उनके भविष्य के लिए सही नहीं। इसे रोकने के लिए ऑनलाइन शिक्षा में सुधार कीजिए और उसे थोड़ा अच्छा बनाया जाना चाहिए। अगर हो सके तो आप स्कूल को खोल दीजिए ताकि ये ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया खत्म हो सके, बच्चों को तनाव से राहत मिल सके। मेरा आपसे आग्रह है या अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं, शिकायतों की ओर अतिशीघ्र ध्यान देकर राहत मिले। आपकी अति कृपा होगी। भवदीय धन्यवाद, रमेश कुमार। ठीक है? तो आपने ये देख लिया कि ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित जो आपका ये लेटर है, वो आप किस तरीके से लिखिए। तो हमने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिख दिया। अब भारत सरकार के पुलिस विभाग को पत्र लिखेंगे अपराध की बढ़ती पद्धति को लेकर। चलिए, तो देखते हैं। हाँ, देखो हमारा एरिया है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सेवा में पुलिस विभाग थाना अध्यक्ष, नेहरू मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 11/11/001। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा विषय क्या है? पहले एड्रेस समझ लो कैसे लिखना है। सेवा में पुलिस विभाग थाना अध्यक्ष, एड्रेस और राज्य या फिर एरिया। विषय क्या है? विषय है बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए पत्र। देखो बहुत ही छोटा सा लिखा है मैंने। मैं इस पत्र के द्वारा आपके थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र रिमशा मार्केट क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे अपराधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर निरंतर लूटपाट, छीना झपटी ऐसी घटनाएं सामने आ रही। अभी 2 दिन पूर्व ही रात के समय 2 मोटरसाइकिल सवारों ने श्रीमती सीमा जी के गले से सोने की जंजीर झपट ली। आज सुबह ही एक व्यक्ति के रुपयों से भरा बैग छीन लिया गया। इससे पूर्व मंदिर मार्ग पर स्थित एक सरकारी आवास के फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हो गई। लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं तो सामने आ ही रही हैं, साथ ही साथ और अन्य घटनाएं उनके साथ जो होती हैं वो भी सामने आ रही हैं। मंदिर मार्ग पर स्थित एक विद्यालय से छात्रा का अपहरण कर लिया गया। क्षेत्रवासी इन सभी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय में जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाएं जिससे लोगों को राहत पहुंच सके। आपकी अति कृपा। तो देखो मैंने बहुत ही छोटा सा एकदम संक्षेप में यहाँ पे आपको बता दिया। आप इसे थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इतना लिखा है तो आप समझ लो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो 5 मार्क्स। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार, G50, नई दिल्ली, दिनांक। अब देखो 2 चीज़ कर सकते हो। चाहे तो आप सेंडर एड्रेस पहले लिख दो, चाहे तो आप बाद में लिख दो। ये मैटर नहीं करता आप कब लिख रहे हो, ठीक है? बस एड्रेस उसमें होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो कि हमारे थे अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली अब ये जो क्वेश्चन है वो हमें लिखना है, वर्णन करना है। तो देखो यहाँ पे पहला है हमारा यहाँ पे का कविता लेखन के लिए आवश्यक किन्हीं 3 प्रमुख घटकों का वर्णन करो, 3 मार्क्स का। इसी में अथवा में है। विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? इसके क्विज़ 2 प्रकार लिखो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है नाटक अन्य विधाओं से किस प्रकार अलग है? 2 मार्क्स का है और इसी में अथवा है पत्रकार के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले हम 3 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है कविता लेखन के लिए आवश्यक किन्हीं 3 प्रमुख घटकों का वर्णन, इसे हम समझें। तो देखो कविता लेखन के लिए आवश्यक 2 घटकों में सबसे पहला होता है भाषा का सम्यक ज्ञान। यानी कि कविता में भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसमें भावों को, संवेदनाओं को अभिव्यक्ति करने के लिए हमें एक सरल और सहज भाषा आनी चाहिए, ठीक है? शब्द विन्यास। कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों के अनुसार और अपने विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर कभी दुखी का भाव आ रहा है तो दुखी वाले शब्द वहाँ पे ऐड करने चाहिए। कभी हास्यप्रद आ रहा है तो वहाँ पे हास्य शब्द उपयोग करने चाहिए। कभी विवाद जो स्थिति है वो आ रही है तो विवाद से संबंधित शब्द यूज करने, तो ऐसे शब्द विन्यास करना चाहिए। छंद विषयक बुनियादी जानकारी, यानी कि छंद और तुक से बंधी हुई रचना हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यानी कि जो आप कविता लिख रहे हो उसमें अगर आप छंद को उपयोग करते हो
तो वो हमारे सामने बहुत अच्छे से प्रकट होती है। वो हमारे मन को अंदर तक छू जाती है, हमारे भाव को जोड़ देती है। इसलिए कविता में छंद और तुक कविता को अधिक भावमयी बनाते हैं। अब इसमें अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, भाव एवं विचार की अनुभूति, जैसे कि कविता जो है वो भावों का एक प्रबल आवेग है और मनुष्य जो है वो भावों, विचारों इन सभी को अभिव्यक्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहाँ पे कवि पहुंचता है, यानी कि जो कवि है वो कविता की उस अर्थ तक पहुंच जाएगा जहाँ पे सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच। तो हमें भाषा और विचार इसी तरीके के रखने चाहिए ताकि आम नागरिक को भी अच्छे से सारी चीजें समझ में आ सके। तो बेसिकली आपसे कितने पूछे गए हैं? 3। मैंने आपको 5 बताए हैं, इनमें से कोई 2 से 3 याद रखें। अगला आ जाता है हमारा विशेष रिपोर्ट क्या है और इसके कोई 2 प्रकार। चलिए समझते हैं। देखो विशेष रिपोर्ट जो है वो बेसिकली समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जब हम गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के साथ में जब हम कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तब हम उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब ये 4 प्रकार की होती है। 2 पूछे गए हैं, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। पहली रिपोर्ट है खोजी रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, किस रिपोर्ट में पत्रकार जो है उन सूचनाओं को और उन तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जिसे सरकार छुपाना चाहती थी। इन डेप्थ रिपोर्ट इसका मतलब क्या है कि सार्वजनिक रूप से प्राप्त जो तथ्य हैं, जो सूचना है, जो आंकड़े हैं, जो हमें मिले हैं, उनकी हमें सबसे पहले अच्छे से गहरी छानबीन करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें रिपोर्ट लानी चाहिए। इसे कहते हैं इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब हो गया बहुत ही गहराई से अध्ययन करके रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, किसी भी घटना या समस्या का जो तथ्य हमें मिले हैं उनकी हमें विस्तार से उनका विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद विवरणात्मक रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या, किसी भी घटना का एक विस्तृत वर्णन, बारीकी से बारीकी सारी चीजों का इसमें वर्णन किया जाता है। और एक इसमें अन्य रिपोर्ट भी आ जाती है फीचर रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, सामान्यतः रिपोर्ट जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, किंतु कुछ एक कथानक शैली में लिखी जाती है। इसी को हम फीचर रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि वैसी रिपोर्ट जो किसी कथात्मक शैली में लिखी जाए उसे हम फीचर रिपोर्ट कहते हैं। तो इन 5 रिपोर्ट के प्रकारों में से कोई 2 आपको याद रख लेने और सारी चीजें आपको समझ में आनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो पहला था का पार्ट, इसके हमने दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें ये 2 क्वेश्चन हैं। चलिए आजा। हाँ देखो, नाटक जो है वो एक दृश्य विधा है, यानी कि एक देखने वाली विधा है। इसे हम अन्य विधाओं से कैसे अलग करते हैं? तो इसे हम अन्य विधाओं से इसलिए करते हैं क्योंकि नाटक एक दृश्य विधा है। नाटक जो है वो अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है, यानी कि नाटक पहले लिखा जाता है उसके बाद उसमें दृश्य डाले जाते हैं। तो इसीलिए नाटक एक दृश्य कला है और ये अपने लिखित स्रोत से दृश्य की ओर बढ़ती है। नाटक को केवल पाठक वर्ग जो पढ़ने वाला होता है वो भी ग्रहण करता है, साथ ही साथ जो दर्शक लोग होते हैं वो भी उसे ग्रहण करते हैं। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक यात्रा तय करती हैं कि साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं या तो पढ़ सकते हैं या तो सुन सकते हैं, लेकिन नाटक जो है वो पढ़ने, सुनने और देखने इन सभी के गुण इसके अंदर है। तो नाटक से संबंधित ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे 4 पॉइंट इजीली लिख दें। अगला यहाँ पे आ जाता है कि पत्रकारिता के प्रकार। तो भाई पत्रकारिता के 3 प्रकार, सॉरी पत्रकार, पत्रकारिता नहीं पत्रकार। 3 तरीके के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। पूर्णकालिक क्या होते हैं, जहाँ किसी समाचार संगठन में जो नियमित वेतनभोगी यानी कि जो जिन्हें सैलरी बेस पे रखा जाए, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले। और फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक यानी कि नियमित वेतनभोगी होते हैं ये, और अंशकालिक यानी कि मानदेय पर आधारित काम करने वाले होते हैं, और फ्रीलांसर ये भुगतान के आधार पे बहुत सारे अखबारों के लिए कार्य करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, और क्वेश्चन नंबर 9 के ये दोनों पार्ट यहाँ पे थे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 पार्ट 2 और इनके दोनों ही ऑप्शन के हमने क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले पे। अब आता है पाठ्य पुस्तक से संबंधित। ठीक है, तो देखो पाठ्य पुस्तक 20 मार्क्स की आने वाली। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। बेसिकली 2 प्रश्न है, यानी कि
इन तीनों में से हमें कोई 2 का उत्तर देना है और एक प्रश्न कितने का है? 3 मार्क्स का। ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना। तो क्या भाव है भाई? चलिए समझते हैं। प्रस्तुत ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है? प्रस्तुत पंक्तियों में जो देवसेना है, उसकी वेदना का परिचय मिलता है। ठीक है? यानी कि ये जो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ये वाली, मैंने ब्रह्मवत जीवन संचित मधुकारियों भीख ली। इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना का हमें यहाँ पे परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का भान होता है, तो उससे बहुत दुखी होती है। यानी कि देवसेना स्कंदगुप्त से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम नहीं करता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उन्हीं बीते हुए पलों को याद करते हुए वह ये कहती है कि मैंने अपने प्रेम के भ्रम में अपने जीवन भर की जो अभिलाषाएँ, जो खुशियाँ हैं, वो एक भिक्षा रूप मतलब कि एक भिक्षा की तरह मैंने लौटा दी। अब मेरे पास सिर्फ़ जो अभिलाषाएँ हैं, उनकी राख बची है, कुछ नहीं बचा। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह होता है। जब आपके अंदर अभिलाषा ही नहीं होगी किसी चीज़ को पाने की, करने की, तो आपके अंदर उत्साह, प्रेम इसका संचार होगा। परंतु आज उसके पास कुछ भी, देवसेना के पास आज अभिलाषाओं के बाद कुछ भी शेष नहीं है। वह जीवन संग्राम में बड़ी आशाओं के साथ आगे बढ़ी, वह स्कंदगुप्त को नहीं पा सकी और वह स्कंदगुप्त के प्यार के संघर्ष में फेल हो जाती है, हार जाती है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है, छड़ के महत्व को उजागर करते हुए मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव स्पष्ट। यानी कि एक क्षण, एक पल, इसका क्या महत्व होता है, मैंने देखा एक बूंद कविता के आधार पे मैं समझा। चलिए समझते हैं भाई। देखो, मैंने देखा एक बूंद कविता जो है, इसमें मनुष्य के लिए जो एक पल होता है, एक क्षण होता है, वो काफी महत्व होता है। कैसे? मानव जीवन बहुत ही छोटा होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक पल के समान, एक क्षण के समान होता है। उसी में उसके जीवन मृत्यु का पूरा खेल रचा है। कैसे? कवि चाहता है कि मनुष्य अपने स्वयं के स्वार्थ को हटाकर व्यष्टि का समाहिष्टि में विलय कर दे। यानी कि कवि जो है वो कहता है कि मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थों को हटा दे और लोगों की भलाई के लिए अपने कार्य को, अपने अपने आप को कार्यों में लगा दे। इस संसार में विद्यमान प्रत्येक जो मनुष्य है वो दुखी है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर लोगों के दुख दूर करने का प्रयास करना। उदाहरण देते हैं यहाँ पे कवि कि जिस प्रकार से एक बूंद सागर से एक पल के लिए अलग होती है। हमने देखा जब सागर में छोटी-छोटी लहरें आती है नदियों वगैरह में, तो बूंदें जब ऊपर उठती हैं, तो उस बूंदों के ऊपर उठने और नीचे गिरने के बीच की ही उस कड़ी के ऊपर ही ये पूरी की पूरी कविता लिखी गई। तो जिस तरह से एक सागर की बूंद एक क्षण के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, यानी कि लहरों से अलग होकर एक बूंद जब ऊपर की तरफ उठती है, तब उसमें वो जो सूरज की चमकती हुई रोशनी पड़ती है, तो वो हमें ये सीख देती है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ में स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। ये एक क्षण ही तो है जो उस बूंद को स्वयं सार्थक बनाने का एक अवसर प्रदान करता है। इसी क्षण के कारण वह समुद्र रूपी संसार में बूंद के समान होते हुए भी सूर्य की चमक से स्वयं को चमका देती है। उसकी, यानी कि बूंद की जो क्षण भर की चमक है, वो लोगों को प्रेरित करती है। ठीक है? तो एक मनुष्य के जीवन में एक क्षण का क्या महत्व होना चाहिए? इसके उदाहरण के लिए एक बूंद जो है वो सागर से उड़ती है, सूर्य का उस पे प्रकाश पड़ता है, यही क्षण उसके लिए अहम होता है, जो कि इसी तरीके से मानव को अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। क्या की बात करते हैं, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण जो है वो अपने शब्दों में करना है। यानी कि अगहन मास की विशेषता बतानी है और विरहणी नागमती जो है इसकी व्यथा कथा में चित्रित करना है। चलिए समझते हैं कैसे। तो अगहन मास में क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होने लगते हैं और जो रातें होती हैं वो थोड़ी-सी बड़ी होने लगती हैं। अगहन मास में काफ़ी जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, इस तरीके से ठंड जमाने वाला होता है। ये
जो मौसम है वो नागमती के हृदय को और ज्यादा सुखदायी बना रहा है, कपकपा रहा है। स्त्रियां जो है वर्तमान टाइम पे जब ये अगन मास का मौसम होता है तो स्त्रियां अपने पति की उपस्थिति में साज श्रृंगार करती हैं, परंतु नागमती के लिए ये साज श्रृंगार एक कष्टप्रद लगता है। क्यों? क्योंकि सभी के पति तो उनके घर पे, लेकिन उसके पति परदेश चले गए हैं। वही ये साज श्रृंगार किसके लिए गए? लोग ठंड की मार से बचने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे आग जला के बैठ जाते हैं, हाथ सेकते हैं और अपनी ठंड को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन नागमती जो है वो अंदर ही अंदर एक विरह रूपी अग्नि, विरह यानी कि बिछड़े हुए प्रेमियों के रूप में उसके अंदर जो अग्नि जल रही है उसी से जल रही है। वैसे कैसे शांत करें? नागमती के लिए अगहन मास की कोई भी मतलब, जो अगहन मास है वो नागमती को किसी भी प्रकार की राहत नहीं, क्योंकि नागमती के लिए बाहर चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो वो अंदर ही अंदर विरह की अग्नि में जलकर खत्म हो रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के ये जितने तीनों क्वेश्चन थे, ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई दो करने हैं 3-3 मार्क्स के। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बेसिकली इसमें भी हमारे दो प्रश्न ही हैं, मतलब हैं तो तीन, हमें दो करने हैं और ये दोनों ही प्रश्न 2-2 मार्क्स के हमारे होने वाले। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर उनकी माता कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसा लगता है उनको कि जब माता कौशल्या राम के वन गमन के बाद मतलब कि चली जाती हैं तो किस तरीके से माता कौशल्या की व्यथा हो जाती है, वो हमें यहाँ पे तो बेसिकली राम के वन गमन जाने के बाद माता कौशल्या उनकी वस्तुओं को देखकर भाव विभोर, इसका मतलब है कि वो एक तरीके से अंदर ही अंदर काफी टूट जाती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं। उनका जो स्नेह होता है राम जी के प्रति, उनका जो स्नेह है वो आंसुओं के रूप में आंखों में छलकने लगता है। उन्हें राजभवन में या फिर राम के भवन में हर जगह उन्हें सिर्फ राम ही राम दिखाई देते हैं। वे उनकी जूतियों को, उनके धनुष बाणों को छूती हैं और उनके होने का अनुभव करती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है कि राम तो अब हमें छोड़ के वनवास चले गए हैं, तब एक सेकेंड, हाँ, 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए हैं, तब वे एक चित्त के समान चकित रह जाती हैं, यानी कि वो इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि उन्हें स्वयं की भी सुध-बुध नहीं रहती है तथा पुत्र के कष्टों का भान करते हुए वे और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब राम वनवास चले जाते हैं तो उसके बाद माता कौशल्या की जो दशा है, मनोदशा, वो कैसी होती है, ये चीज यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सेकंड क्वेश्चन है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार अलग है? यानी कि सरोज स्मृति वाला पार्ट है आपका, उसी से पूछा गया है कि सरोज का जो विवाह है वो अन्य विवाह से कैसे लगता? तो भाई बहुत तरीके से लगता। कैसे? अन्य विवाहों में क्या होता है कि बहुत सारे सगे संबंधी आते हैं, लेकिन सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अलग था क्योंकि इसमें जो रिश्तेदार होते थे वो नहीं थे, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। ये विवाह अन्य विवाहों की तरह ना ही तो चमक दमक वाला था, ना ही तो शोर शराबे। हमने अभी देखा कि लाइट वगैरह और डीजे वगैरह से शादियां होती, उस समय ऐसा नहीं हुआ था, होता था लेकिन सरोज के संबंध में नहीं। यहाँ पे बहुत सारे जो तौर तरीके थे वो एक तरीके से साधारण तरीके से हुए। ठीक है, यहाँ पे जो परिवार के आम सदस्य थे उन्हीं के बीच में ये जो शादी का समारोह था वो संपन्न। ना ही तो संगीत, ना ही तो मेहंदी, ऐसी किसी भी रस्म पर, ना ही तो विवाह के गीत, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लोगों का तांता, यानी कि लोगों की यहाँ पे कुछ खास भीड़ नहीं लगी, केवल परिवार के कुछ ही लोग इसमें। चारों तरफ शांति ही शांति थी और इसी शांति में इनका विवाह संपन्न। तो सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार से अलग है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन समझिए, कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया? यानी कि जयशंकर प्रसाद ने अपना ये जो गीत है, कविता है कार्नेलिया का गीत, इसमें किन विशेषताओं की ओर संकेत किया? चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहली विशेषता इन्होंने बताई है, भारत पर सूर्य की जो किरण है वो सबसे पहले पहुंचती है और नित्य वसंत सुशोभित और लालिमा से युक्त इस देश में क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है। वसंत के मौसम, सुशोभित राज्य,
यानी कि देश लालिमा से युक्त। ये हमारा जो देश है इसमें एक अनजान क्षितिज की सहारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य काफी अद्भुत है, काफी अद्वितीय है। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी अपने घर में प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक बिठाया जाता है, खाना वगैरह खिलाया जाता है। यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति के जो भाव हैं उनसे ओतप्रोत है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर दया, करुणा, सहानुभूति की भावनाएं भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है। भारत की संस्कृति विश्व की महान संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख देंगे। तो समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे ये 3 पार्ट थे, का, खा और ग। का आंसर हमने देख लिया, ये वाला है। खा का आंसर हमने ये देख लिया और ग का आंसर हमने ये देख लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो। आई होप आपको बहुत सारी चीजें अच्छे समझ। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये जो है वो आपके चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के आधार पे बताइए। दूसरा क्वेश्चन, तुमरिनी के मन के पाठ में बालक के द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुखी सांस क्यों ली? तीसरा क्वेश्चन, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना क्यों चाहती थी और बड़ी बहुरिया का संदेश कहते वक्त जो हरगोविंद था वो वो क्यों नहीं सुना पाया बड़ी बहुरिया का? तो पहला समझते हैं कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव क्यों है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए यहाँ से है। लेखक जो थे इनके पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी के प्रेमी थे। इसी कारण से बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति इनका झुकाव बना रहा और जैसे जैसे लेखक बड़े होते गए इनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव और बढ़ता। जब शुरुआत में इनके घर में भारतेंदु जी के द्वारा रचित हिंदी नाटक जो थे, कहानियां जो थी, इनका वाचन हुआ करता था। कौन करता था? इनके पिताजी। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, इन सभी का सुंदर वाचन भी होता। उनके पिता के द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया। भारतेंदु लिखित कि भारतेंदु रचित जो नाटक है, जो कहानियां, वो सभी इस लेखक को प्रभावित करती। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिता ने शुरुआती दौर से ही अपने बेटे के अंदर साहित्य के महत्वता को, साहित्य के प्रति रुचिपूर्णता को उसके अंदर भर दिया। तो इसीलिए लेखक का झुकाव साहित्य के प्रति हुआ। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी पढ़ने के लिए जाया करते थे, हिंदी पुस्तकें पढ़ने के लिए जाया करते थे, वहां से पुस्तकें भी लाया करते थे। तो उसके जो संस्थापक थे केदारनाथ जी, वे लेखक को प्रायः पुस्तकों को ले जाते हुए देखा करते और बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकें और लेखक के प्रति आदर भाव को देखकर वो काफी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हीं कारण 16 वर्ष की अवस्था में ही लेखक को हिंदी प्रेमियों की जो मंडली होती है उससे परिचय मिला और इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कि जब लेखक 16 साल का था तो उसे हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी मंडली जिसमें बहुत सारे हिंदी साहित्यिक आए हुए थे उससे परिचय मिला, लोगों से मिले, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित बद्रीनाथ गौड़, भगवान दास हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि इसमें शामिल। तो इन सभी के रहते हुए, इन सभी कारणों की वजह से लेखक का झुकाव किसकी तरफ होता जा रहा था? हिंदी साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में आप हमें अपना फीडबैक जरूर दे सकते। सेकंड क्वेश्चन है, तुमरिनी के मन के पाठ में बालक के द्वारा इनाम में जब लड्डू मांगा गया तो लेखक ने सुख की सांस क्यों? चलिए समझते हैं क्यों। तो लेखक का जब कहानी में बालक से परिचय होता है तब वो उसे एक सामान्य बच्चे की तरह ही लगता है कि नॉर्मल बच्चा है, क्या इसमें खास है। परंतु जब उसे ये पता चलता है, उसके सामने ये सारी व्यथा खुलती है कि बच्चा जो है वो अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देता है, तब लेखक काफी दुखी होता है। लेखक ये समझ जाता है कि इस बच्चे की योग्यता को अपनी योग्यता से और बड़ा बनाने के लिए, अपनी उम्र से और बड़ा बनाने के लिए इसके अंदर का जो बचपन है, जो बालपन है, वो पूरा खत्म कर दिया है इन्होंने। पिता ने इसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया है, जिसमें एक बालकपन यानी कि बालक जो बचपन होता है वो पिसकर रह गया है। एक बालक के विकास के लिए शिक्षा मानते हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन खेलकूद, छोटे छोटे सुख, अगर इसको छोड़ दोगे तो बच्चे का जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। ये बच्चे
समाज के लिए मतलब ये सारी जो पिता के द्वारा बच्चे के लिए ये सारा किया जाना, लेखक को ऐसा लगता है कि समाज के लिए सही नहीं है और ये पिता जो है उस बच्चे की बचपन को खत्म कर रहे हैं। लेखक के अनुसार पिता तथा उनके साथ बैठे जो लोग थे, वो इस प्रयास में सफल हो गए। यानी कि वो इस प्रयास में सफल हुए, जानने में सफल हुए कि बच्चे के अंदर अभी भी बचपन जिंदा है। कैसे? वो तब ये समझ गए कि जब उन्होंने माँगा कि हम तुम्हारे क्वेश्चन आंसर से जबकि हमने जो क्वेश्चन पूछे तुमने आंसर दिए, हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तो बच्चे ने एक चीज़ माँगी जो कि माँगनी ही चाहिए थी, वो थी लड्डू। तब जाके लेखक ने सुखी साँस क्यों ली? क्योंकि एक बालक के लिए ये स्वाभाविक बात थी और उसे यही माँगना भी चाहिए था और उसने माँगा। तब जाके लेखक को ये विश्वास हो गया कि उसके पिता अन्य लोग इस प्रयास में अभी भी सफल नहीं हुए हैं। बच्चे के अंदर कहीं न कहीं विद्यमान जो बचपन है, जो बालकपन है, वो अभी भी ज़िंदा है, वो अपनी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला। ये स्थिति लेखक के लिए काफ़ी प्रसन्नता वाली साबित हुई। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आई होप आप समझ गए होंगे कि लेखक के द्वारा जब सॉरी बालक के द्वारा जब इनाम में लड्डू माँगे जाते हैं, तो लेखक ने सूखी साँस क्यों ली? आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है कि बड़ी बहुरिया जो थी, वो मायके अपना संदेश क्यों भेजना चाहती? और बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाए? चलिए समझते हैं। देखो, बड़ी बहुरिया को अपने घर में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था हर एक चीज़ के लिए। उसके लिए अब उसका मायका ही वो स्थान बच गया था, जहाँ पे जाकर वो सुख चैन से रह सकती थी। इसलिए वह अपने घरवालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी ताकि वो आएँ और उसे यहाँ से ले जाएँ। तो अब आता है कि हरगोविंद संवाद क्यों नहीं सुना पाया? तो बड़ी बहुरिया इसे ससुराल में गाँव की लक्ष्मी मानते थे। अपने गाँव की लक्ष्मी की दशा पूरे गाँव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा, दूसरे गाँव में जाके सुनाना अपमान लगा। उसे यानी कि हरगोविंद उसे लगा कि इससे गाँव की इज़्ज़त चली जाएगी और उसे सोचकर ये बहुत मतलब उसे ये सोचकर बहुत ही शर्म आ रही थी, उसके गाँव की लक्ष्मी को इतने सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और गाँव का कोई भी व्यक्ति उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। उनके रहते हुए उनके गाँव की लक्ष्मी किसी और गाँव से सहायता माँगे, तो ये गाँव वालों के लिए एक बड़ी शर्मनाक की बात होगी। अतः इसीलिए बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद नहीं सुना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई बहुत ही अच्छे तरीके से और तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था, इसके 3 क्वेश्चन थे, 3-3 मार्क्स के, 2 हमें इसमें से करने थे। पहला भी हमने देख लिया, दूसरा भी और तीसरा। तो अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। बेसिकली इसमें 2 मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 3 और 2 हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ में लेखक ने अपने जो पिताजी हैं, उनकी किन-किन विशेषताओं को यहाँ पे उल्लेख किया है? चलिए समझते हैं कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता बताई है कि लेखक के पिताजी प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक रहे हैं। वे फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। वे फारसी भाषा में लिखी जो उक्तियाँ होती थी और हिंदी भाषा में लिखी उक्तियाँ जो होती हैं, इनको मिलाने में काफ़ी शौकीन रखते थे। वे प्रायः रात में सभी परिवार को एकत्र करके रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु जी के नाटक जो थे, वो लोगों को सुनाया करते थे और इन्हें नाटक उनके पसंद भी। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लेखक भीष्म साहनी सेवाग्राम कब और क्यों गए? भीष्म साहनी सेवाग्राम कब और क्यों गए थे? तो लेखक जो थे वो 1938 में सेवाग्राम गया था, जहाँ पर उनके बड़े भाई बलराज रहा करते। नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे। कौन? उनके बड़े भाई बलराज। जब 1938 में कांग्रेस का हजीरापुर अधिवेशन हुआ, तो वहाँ पे लेखक जो था, वो गांधी जी से मिलने के लिए गया और इसीलिए वो सेवाग्राम भी आया। तो 1938 में और क्यों आया था? तो गांधी जी से मिलने के लिए, सिंपल सा ऐसे लिख दिया। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखों में आंसू क्यों छलक आए? संवादिया पाठ के आधार पे समझाएं। देखो भाई क्यों आंसू छलक आए थे? संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया जो थी, वो अपने दुखों को आंसू के रूप में बाहर निकाल देती। वह अपने ससुराल में काफ़ी परेशान थी। उसकी हालत काफ़ी खराब थी। वह संवरिया के आगे अपनी हालत को व्यक्त करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि अभी तक उसने अपनी हालत के बारे में, अपनी दुर्दशा के बारे में किसी को भी
नहीं बताया था और अब संवदिया इस बात को जानता। अपनी करुणा का वर्णन करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तो इसीलिए संवाद कहते वक्त यानी कि हरगोविंद जो था मतलब सॉरी जो संवाद कहते हुए जो बहुरिया थी, बड़ी बहुरिया उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो आज का पहला और मतलब जो हमारा दूसरा था बेसिकली एक हाँ क्वेश्चन नंबर 6 रुक जाओ। हाँ ये रहा। तो खंड बा जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहले 7 था, एक रचनात्मक लेखन हमें लिखना था। तो 3 में से एक लेखन मैंने आपको लिख के बताया था 5 मार्क्स। याद रखना लेखन आएगा आपका 5 मार्क्स। फिर यहाँ पे हमने देखा कि एक सेकेंड हाँ 2 पत्र आए थे, एक तो शिक्षा मंत्रालय को और एक पुलिस, 5 मार्क्स का। दोनों में से कोई एक करना था और दोनों के ही आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे अव्यक्ति माध्यम से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले तो एक 3 मार्क्स का था और एक था हमारा 2 मार्क्स का और दोनों में ही चॉइस हमें देखने को मिली थी। ठीक है? सभी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो। उसके बाद ये तो खा हो गया और उसका फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये चैप्टर से संबंधित है। 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको कोई 2 करने थे इन तीनों में से। और इन सभी का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है और सभी का अच्छी तरीके से मैंने आंसर आपको समझा भी दिया है। ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। इस 12 में देख सकते हैं 3 पार्ट थे। इन तीनों ही पार्ट में से आपको कोई 2 करने हैं 2 मार्क्स के। ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट नंबर 3 तीनों मैंने आपको समझाए थे। 13 क्वेश्चन में हमारे 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे चैप्टर से संबंधित थे। तो ये हमें करने थे। 3 मार्क्स के 3 है लेकिन आपको 2 करने हैं। ठीक है? पहले का आंसर मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, दूसरे का आंसर भी आपको समझा ही दिया है और इवन तीसरे का भी आंसर आपको समझा ही दिया। ठीक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न थे, चैप्टर से संबंधित। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे देख लिया, सेकंड का हमने ये देखा और थर्ड का ये। तो इस तरीके से हमारा आज के क्वेश्चन पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी 2 क्वेश्चन बचते हैं, एक अपठित गद्यांश, एक अपठित काव्यांश। चलिए उस पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं क्वेश्चन कैसे। तो यहाँ पे देखो हमारा अपठित गद्यांश खंड आ में शुरू हो जाता है, 10 मार्क्स का रहेगा। तो इससे संबंधित देखो गद्यांश हमारा यहाँ पे दिया गया है, किसी एक गद्यांश का हमें पढ़ना है और उसका उत्तर है। तो ये गद्यांश है बेसिकली हमारा यहाँ पे। अब इससे संबंधित आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो मैं गद्यांश आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि गद्यांश जो है वो हर एक क्वेश्चन पेपर में आपका अलग रहेगा। और अभी देखो जहां तक मेरा अनुमान है कि आने वाले टाइम पे आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस जरूर होंगे। ठीक है? अगर चेंजेस होंगे तब मैं आपको जो नया सैंपल पेपर रहेगा उसके बारे में अच्छे से समझा। अभी आप ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसे चाहो तो इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? ये चीजें आप इजीली तरीके से सारी समझ सकते हो। और ये क्वेश्चंस है बेसिकली जो कि मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन हो गए हमारे इस पार्ट 1 के। फिर अथवा आ जाता है हमारा, इसी अथवा में एक और आपको यहाँ पे गद्यांश मिल जाएगा, इससे संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि बेसिकली आपको जो है गद्यांश और पद्यांश से संबंधित 18 मार्क्स आपको इजीली तरीके से मिल सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है? और ये हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा अपठित काव्यांश। अब इस काव्यांश की अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी चॉइस आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा पूरा काव्यांश हो जाता है। उसके बाद इससे संबंधित 8 क्वेश्चन हमसे पूछे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा इसी में। ठीक है? फिर फिफ्थ, सिक्स्थ आ जाता है यहाँ पे, देन 7 एंड 8। अब इसी में फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हो अथवा दिया गया है। अथवा के संबंध में भी देख सकते हो छोटा सा यहाँ पे एक काव्य दिया है, एक गद्यांश दिया है। अब इससे संबंधित देखो 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देन यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 6, 7, देन यहाँ पे नीचे 8। और उसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट होता है इसको तो हमने अच्छे तरीके से। तो गाइस इस तरीके से हमारा आज का सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि जितने भी बच्चे इस वीडियो से अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें सैंपल पेपर के बारे में पता नहीं हो, तो आप उन्हें शेयर करके जरूर बताइएगा। ठीक है? मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।